लोगों के बेसिक चैलेंज ये था कि इसको डिप्रेशन में जाने से कैसे रोके। शौक तो ज़रूर बैठा था, पर अपूर्व ने सिद्ध करके दिखाया कि उसके डिसेबिलिटी पे उसने मात करके सारे बच्चों, विकलांग बच्चों के लिए या फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उसने खुद को प्रूव करके दिखाया कि वो ही कैन डू सीए। कई लोग उसको सोचते थे कि ये शायद पुराने कर्मों का दुष्परिणाम है जिसकी वजह से विकलांगता हुई है। इस समझ से हमने बाहर आना है। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये एक्ट पास हुआ। 2017 में उसके रूल्स बने हैं। अपने आप को अवेयर बनाना है कि लॉ क्या कहता है कि बेटियों को पढ़ाकर हम क्या कर लेंगे, आखिर में तो इन्हें शादी करेंगे। और इस सोच की वजह से, और ये माना जाता है कि विकलांग महिलाएं शादी नहीं कर पाएंगी जी, तो उस हिसाब से ये बन जाती हैं बोझ। नमस्कार, तो स्वागत है आज एक विशेष श्रृंखला में जिसका नाम है दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार श्रृंखला। हम ऑनर्ड पर्सनालिटी के जरिए देश भर से अलग अलग चुनिंदा लोगों को आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हमने पद्मश्री पे काम किया, हमने भारत रत्न को आप तक पहुंचाया, लेकिन आज की इस विशेष श्रृंखला में हमसे एक खास अतिथि मिल रहे हैं जिनका नाम है कुलकर्णी जी। कुलकर्णी फैमिली हैं, हम बाद में उनसे इंट्रोडक्शन आपका करवाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, उनकी अचीवमेंट्स भी चर्चा करें, उनकी उपलब्धियों को आप तक पहुँचाएँ, आपसे साझा करें, हम उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं और कुछ सवालों के वाजिब जवाब लेना चाहते हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्ते। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय कुलकर्णी जी, उनकी जो अवॉर्डी हैं, उनकी माता जी, उनके ब्रदर हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ है और हम आज बातचीत में कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों के जरिए कुलकर्णी जी के सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में इन्होंने इस अवार्ड तक अपनी पहुंच बनाई और कैसे कैसे और किन किन संघर्षों से जुड़कर उन्होंने दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। तो सर, आपसे पहला सवाल, चूँकि आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से जुड़े हुए हैं, एक विशेष बेंच में हैं और अपनी सेवाएं महाराष्ट्र से दे रहे हैं, क्या लगता है एक पिता के तौर पे जब कोई पुत्र इतनी बड़ी अचीवमेंट्स और उपलब्धि हासिल करता है तो कैसा महसूस होता है? इस तरह का प्रॉब्लम किसी की ज़िंदगी में जब आ जाता है तब वो बेसिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं पूरी फैमिली। हम लोगों के बेसिक चैलेंज ये था कि इसको डिप्रेशन में जाने से कैसे रोके और आगे कैसे प्रवास शुरू करें। बेसिकली हम लोगों की जो बैकग्राउंड है, मैं खुद एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, मैंने डॉक्टरेट की एनवायरनमेंट में, मैं नीरी नागपुर में काम कर रहा था। सो रिलेटिवली हम अच्छे बैकग्राउंड से है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। सारे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अपूर्व का अवार्ड एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि ये सब मुमकिन है, ये हो सकता है। बिल्कुल, एक माँ होने के नाते बहुत प्राउड मोमेंट है। आप ये गौरव का क्षण है कि पुत्र को इतना बड़ा अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, अलंकरण मिला है। माँ अपने बच्चे के बहुत करीब होती है। जब अपूर्व जी के साथ ये समस्या आई थी, कैसा महसूस हुआ था तब, और तब आपने खुद को कैसे विपरीत परिस्थिति में भी संभाला था? कुछ ऐसा बताएं। शौक तो ज़रूर बैठा था, पर यंग थी, अभी तो उम्र हुई है पर तब तो बहुत यंग थी, तो लड़ने की तैयारी थी और उसका आत्मविश्वास बरकरार कर रखना ज़रूरी था जी। इसलिए अगर हम लोग ही कमज़ोर पड़ गए तो बच्चे क्या करेंगे? तो उनका आत्मविश्वास बरकरार कर रखने के लिए उनको मोटिवेट करना ज़रूरी था और उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना हम लोगों ने, दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने जी, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाया दोनों बच्चों को और काबिल, अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए काबिल बना दिया जी जी। और जब वो स्टैनफोर्ड गया तो इंटेलेक्चुअल लेवल तो पापा के पास से आया था, पर उसको एक अच्छा आदमी बनाने की कोशिश की, मैं अच्छे गुण उसमें डालने की कोशिश की। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि विधी लिखित टाळता येत नाही आणि सत्य स्वीकारायची मनाची तयारी होत नाही। मतलब सत्य हम स्वीकार नहीं सकते कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, पर अपूर्व ने सिद्ध करके दिखाया कि उसके डिसेबिलिटी पे उसने मात करके सारे बच्चों, विकलांग बच्चों के लिए या फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उसने खुद को प्रूव करके दिखाया कि वो ही कैन डू सीए, राइट, ही कैन डू MBA।
फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और अभी ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और अपूर्व और ऊंचाई पे पहुंच जाए और ऐसे विकलांग बच्चों के लिए उसने और ज़्यादा अच्छा काम करे, ये शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं। जी, मैं एक सवाल थोड़ा और पूछूंगी, चूँकि आपने अपूर्वा जी के साथ बहुत समय बिताया है, वो एक बच्चा माँ के बहुत करीब होता है, क्या कुछ हुआ था इनके साथ? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो फेज़, वो चरण, वो दौर कब शुरू हुआ जब इनके साथ समस्याएं आनी शुरू हुई थी? 7.5 ईयर के थे जी। तब उसको ब्लैक बोर्ड का दिखाई नहीं दे रहा था। नो प्रॉब्लम, काम डाउन। ये भावुक कर देने वाला क्षण है जब हम माँ की पीड़ा को, माँ की अंतर्मन की बात को सुनते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, तो आप माँ की भावनाओं को समझ सकते हैं कि किस तरह जो है माँ अपने बच्चे के लिए एक ख़ास एक विशेष प्रयोजन के साथ बच्चे को आगे बढ़ाती है। तो मुझे लगता है ये भावुक कर देने वाला क्षण है। अपूर्व जी के भाई से एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपूर्व जी के ब्रदर के तौर पे आपने बहुत सारा समय बिताया है उनके साथ, आप उनके अनुज भाई हैं, और एक सिबलिंग्स के तौर पे जब इनके साथ वो प्रॉब्लम्स हुई और जब छुटपन में जब ये थे और समस्याएं जब आईं, क्या कुछ लगा कि एक सामान्य जीवन आप जी पा रहे थे, एक सामान्य सिबलिंग्स की तरह आप बड़े हो रहे थे, या फिर आपने कुछ एक अलग अनुभव लिया? क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, मुश्किलें जब आती हैं तो बॉन्ड तो स्पेशल बनता ही है। और भाई के बारे में ऐसा हो रहा था कि सारी जो दिक्कतें आ रही थी, भले वो पढ़ाई में हो, स्कूल सिस्टम्स कैसे मैनेज करने हैं, लोगों से दोस्तियां कैसे बनानी है, नॉर्मल लाइफ कैसे जीने, तो सारी मुश्किल एक्चुअली उसने पहले हल कर दी और फिर मुझे बता दिया कि ये ऐसे ऐसे करना है। मैम, डिसेबिलिटी के बारे में एक काफ़ी हिडन चीज़ ऐसी होती है कि सिंपल चीज़ें करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जब वो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो कम से कम 20 से 22 घंटे पढ़ता था, 2-2 रीडर्स आते थे, लेकिन हमारी दुविधा या हमारी मजबूरी ऐसी होती कि हम जगह नहीं छोड़ सकते, लोगों के हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने उसका वो फेस भी देखा जब वो 22 घंटे पढ़ाई करता था, स्टैनफोर्ड में जाके अलग कंट्री में अलग सिचुएशंस में जाके उसने कैसे खुद को संभाला रहेगा, कैसे सारी असाइनमेंट्स पूरी करेगी, वो सब उसने हमारे लिए सॉल्व किया। सो एज अ भाई, ना सिर्फ समाज में कैसे जीना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, स्कूल कैसे बनाना है, यहाँ से लेकर कि सपने कैसे कम नहीं रखने हैं, कोशिश कैसे जारी रखनी है और हर चीज़ में से हल कैसे निकालना है। लाइक सिंपल थिंग्स, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, कैसे ढूंढना है काउंटर, क्या करना है, क्योंकि वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एक दृष्टिहीन पर्सन के लिए कि बहुत सारी ओवरवेलमिंग इनपुट्स आती हैं, बट उसमें से जो उसके सॉल्यूशंस थे वो मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। बिल्कुल। तो ये थे अपूर्वा जी के भाई जिन्होंने अपने निजी अनुभवों को साझा किया। माता जी, आप ये बताएं कि चूँकि अपूर्व जी आपके साथ रहे बचपन में और आपने खूब इनका ध्यान भी रखा, बचपन में ये कैसे थे? नटखट थे या बहुत आदर्श छात्र की तरह थे, पुत्र की तरह थे, या एक सामान्य बच्चे की तरह? कैसे? मिस्चीवस था, नटखट तो था वो, पर माँ की हर बात मानता था जी। और पढ़ाई के लिए कभी उसको बोलना नहीं पड़ा कि तुम पढ़ाई करो करके। वो मेरे पीछे पड़ता था कि मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, यू हैव टू रीड इट फॉर मी। और बच्चे मेरे गुरु रहे, जैसे कि मैंने हर माँ चाहती है कि ये सर्वगुण संपन्न हो तो उसको इस क्लास में डालें, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तबला सिखाना है, तो वो गुरु ऐसे कि माँ आपको आता है क्या, तो हमें सिखाओ। अच्छा। फिर उसको स्विमिंग के क्लास में डाला, वो तो ऊपर से डाइव मारता था नीचे क्योंकि उसको डेप्थ का कुछ अंदाजा नहीं था, पर ही हैज चैलेंज मी, मम्मी आप स्विमिंग सीखो। ओह दैट्स ग्रेट, ये स्विमिंग ही करते थे। ओह वेरी गुड। वाटर स्विमिंग भी अच्छा करता था और उसकी वजह से मैंने भी स्विमिंग सीख लिया। ग्रेट। जैसे कि आनंद उसका भाई है, उसको मैंने म्यूजिक सिखाने की कोशिश की। इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन और आवाज़ भी उसकी बहुत अच्छी है, तो हमने उसको म्यूजिक क्लास में डाला। तो आनंद ने मुझे चैलेंज किया, मम्मी आप भी म्यूजिक सीखो, तो उसकी वजह से मैंने भी 2-4 क्लासेस म्यूजिक के सीख लिए। तो बच्चे मेरे लिए चैलेंज तो थे, पर वो मेरे गुरु ठहरे क्योंकि उनकी वजह से मैं कुछ सीख पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो हम इस देश के चमत्कारिक युवा और उस युवा के परिवार और उसकी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं और आप तक साझा कर रहे हैं उनकी यादों को, उनके बचपन की उपलब्धियों को। तो ये थे अपूर्व कुलकर्णी जी की फैमिली। कहते हैं सोना जितना तपता है, जितना संघर्ष की आग में तपता है, वो कुंदन बन के निकलता है। तो बिल्कुल ठीक और सटीक ये वक्तव्य है अपूर्व जी के लिए, जिन्होंने न केवल विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्वयं को खड़ा किया, बल्कि संघर्षों की आंधियों के बीच भी जीते रहें
और आज राष्ट्रीय अवार्ड तक का सफ़र पूरा किया है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हमसे एक विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अपूर्व कुलकर्णी, और ये OMI फाउंडेशन से एसोसिएटेड हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने किया है, लेकिन इनकी जर्नी को हम चरणबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाएंगे और इनकी उपलब्धियों को आपसे साझा करेंगे। साथ साथ हमसे जुड़ रही हैं उनकी धर्मपत्नी निधि गोयल जी। हम उनसे भी आपके ताल्लुकात करवाएंगे और उनकी उपलब्धियों को और उनके योगदान को, उनके जीवन के योगदान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपूर्व जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्लैड टू बी हियर। इस विशेष श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं कि हम खास अतिथियों को बुलाते हैं सामाजिक योगदान के लिए, और समाज में दिए गए विशेष उपलब्धियों और योगदानों के लिए भारत सरकार, देश के राष्ट्रपति हर वर्ष ऐसे विशेष लोगों को अति विशिष्ट सम्मान देते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई कि आपको ये विशेष सम्मान मिला है आपकी उपलब्धियों के लिए और आपके कार्यों के लिए। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं अपूर्व जी से ये गुजारिश करूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं और अपने कार्यों के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपका ये कार्य शुरू हुआ और आप किस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम अपूर्व कुलकर्णी है। मैं OMI फाउंडेशन नामक थिंक टैंक में हेड ऑफ रिसर्च और हेड ऑफ सेंटर ऑफ इंक्लूसिव मोबिलिटी के तौर पे काम करता हूँ। हमारा रिसर्च एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी, प्लेटफॉर्म वर्क और फ्यूचर ऑफ वर्क में होता है। और हमारे काम के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सिस्टम्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़कर। इसके पहले मेरा कार्य अलग अलग क्षेत्रों में रहा है। मैंने कंसल्टिंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, इन सब क्षेत्रों में योगदान दिया हुआ है। मेरे 13 साल के कार्यवर्ष में मैं 3 कॉन्टिनेंट्स में काम कर चुका हूँ। और इसके पहले मैं ओला कैब्स का एक हिस्सा था, जहाँ पे मैंने ओला कैब्स के ऐप्स को अधिक सुगम्य बनाने के लिए योगदान दिया था। साथ ही साथ एक शैक्षणिक रूप से देखा जाए तो मैं स्टैनफोर्ड से MBA कर चुका हूँ। इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन फ्रॉम इंडिया टू डू एन MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड। और इसके पहले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे ट्रेनिंग की है। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दैट्स ग्रेट। तो ये थे अपूर्व जी, और इन्होंने अपने बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि इन्होंने कैसे अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत की और किस तरह से आगे बढ़े। अपूर्व जी, आपने तमाम देश विदेश की यात्राएं करी हैं, विदेश में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है। जब आप भारत लौटते हैं और भारत में ऐसी समस्याओं को देखते हैं, दिव्यांगजन हैं या ख़ासतौर से दृष्टिबाधित लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, क्या कुछ अंतर पाते हैं? जो समस्याएं हमारे विदेशों में जो समस्याएं हैं और भारत की जो समस्याएं हैं, दोनों के बीच क्या एक बारीक अंतर है और क्या कुछ किया जाना चाहिए भारत के लिए? जी। दोनों देशों में और दोनों दुनियाओं में अंतर होना स्वाभाविक सी बात है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए आज 75 साल हुए हैं। जो बाकी देशों की आप बात करी हैं, ये सैकड़ों सालों से स्वतंत्र रहे हैं। अपने प्रगति में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है तो कि गैप तो होगी। पर इसके साथ ही हमारा जो देश है वो लीप फ्रॉगिंग के लिए जाना जाता है। जैसे बाकी देशों में अगर आप कहें तो पहले लैंडलाइन आया, उसके बाद मोबाइल आया। हमारे देश में वैसे नहीं हुआ। हमारे देश में हमने लैंडलाइन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब हम लोग सब मोबाइल में चले गए हैं। इसी तरीके से हम हमारी देश में जो भी सुविधाएं हैं उसको बहुत बेहतर बनाने की तरफ हमने काम करना चाहिए। विकलांगता जो है वो कई वर्षों तक एक मेडिकल कंडीशन के रूप में देखा जाता था। कई लोग उसको सोचते थे कि ये शायद पुराने कर्मों का दुष्परिणाम है जिसके वजह से विकलांगता हुई है। इस समझ से हमने बाहर आना है और हमने ये समझना है कि जो भी ये व्यक्ति हैं हमारे जैसे, इनका अपने तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने समाज की तरफ और अपने राष्ट्र की तरफ योगदान पूरी तरीके से देने के लिए एक योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अनेक क्षेत्रों में है। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बाकी डिजिटल रिसोर्सेस
और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में ज़रूरत है और हर क्षेत्र में हमने बदलाव लेके आना है। जी, तो अपूर्व जी, हम बात कर रहे थे भारत में लॉ एंड ऑर्डर की। अगर हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की चर्चा करें तो देश में दिव्यांगजनों को लेकर कुछ खास लॉ एंड ऑर्डर या कानून की व्यवस्था उतनी है नहीं, और अगर है भी तो वो बहुत प्रभावी नहीं है या फिर लोगों को जानकारी नहीं है। चूँकि आप सशक्त हैं, शैक्षिक रूप से सशक्त हैं और आप एम्पावर्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आपको ये चीज़ें, आप जैसे विशिष्ट लोगों को ये बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। बट वैसे लोग जो दूसरे इलाकों में हैं और जो अशिक्षित हैं या जिनके पास शिक्षा पहुंची नहीं है अभी तक, वो ऐसे कानूनों का लाभ कैसे उठाएं, और क्या कुछ किया जाए कि इस तरह के और सुगम कानून बनाए जाएं उनके लिए, ताकि उनको लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी जो समस्याएं आती हैं उनके लिए वो समस्याएं ना हो। मैम, आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये एक्ट पास हुआ। 2017 में उसके रूल्स बने हैं। ये जो है ये इसके पहले का भी एक एक्ट था जो 1995 में बना था। इसके वजह से काफ़ी लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। और आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि जिस जोर शोर से, जिस इफ़ेक्टिवनेस से उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिखना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। तो सबसे पहले हमको हमने अपने आप को अवेयर बनाना है कि लॉ क्या कहता है, लॉ में क्या प्रावधान है, और उसके साथ हमने हमारे अपने निजी तौर पे अपने जिन कार्यालय के साथ आप काम करते हैं उनके साथ, और आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिलके उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने के तरफ आगे बढ़ना है। और जैसे यदि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो आप अलग अलग तरीक़ों से अपने लीडर्स के थ्रू, अपने जुडिशियल सिस्टम के थ्रू इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कई चीज़ें होनी चाहिए, कई चीज़ें हैं, और इसमें आगे लेके जाने के लिए एक नागरिक के तौर पे हमें भी योगदान देना होगा। बिल्कुल, व्यक्तिगत योगदान की, जी बिल्कुल। तो अपूर्व जी बता रहे थे कि किस तरह से हम व्यक्तिगत तौर पे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये बहुत ज़रूरी है कि एक सामाजिक उपादान में और सामाजिक योगदान में हमारी अपनी कितनी मूल्यवत्ता है। हम निधि जी से बात करेंगे। निधि जी स्वयं एक दृष्टिबाधित समस्या से जूझ रही हैं, और लेकिन बावजूद इसके इन्हें भी मुझे लगता है कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है और तमाम ऐसे सम्मान इनके खाते से जुड़े हुए हैं। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करती हैं, महिला अधिकारों को लेकर बहुत काम कर रही हैं और लगातार उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। निधि जी, जब हम समाज में जाते हैं, चूँकि आप भी समाज के तमाम छोटे बड़े मध्यम वर्ग के तबकों से जुड़ती हैं, आप राइजिंग फ्लेम को लेकर काम कर रही हैं और महिला अधिकारों को लेकर काम कर रही हैं। ख़ासतौर से हमारे समाज में, भारतीय समाज की हम बात करें, दृष्टिबाधित महिलाएं हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता हमारे देश में। चूँकि एक हमारा क्लस्टर है, वहाँ पे तो हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत समस्याएं हैं, ख़ासतौर से महिलाएं घुट रही हैं, परेशान हैं और अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पा रही हैं। तो एक महिला के तौर पे कितनी संवेदना है आपके भीतर उनके लिए, और आप क्या कुछ महसूस करती हैं? तो ये बहुत अहम मुद्दा है प्रियदर्शनी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस मुद्दे को उठाया। क्योंकि जब हम विकलांग महिलाओं के बारे में बात करेंगे, सिर्फ दृष्टिबाधित महिलाओं की नहीं, विकलांग महिलाओं की ओवरऑल अगर आप देश में परिस्थिति देखेंगे तो उनकी दुगनी तो मैं नहीं कहूँगी, पर बहुत कंपाउंडेड, बहुत कॉम्प्लेक्स एक समस्या बन जाती है। क्योंकि वो महिला भी हैं और वो विकलांग भी हैं। उनके परिवार वालों के पास या तो साधन नहीं होते हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, या समाज उन्हें करने नहीं देता ये कहकर कि सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की है वैसे ही इसे बढ़ा के क्या करोगे। और लड़कियों के अभी भी कई हिस्सों में देश के, और ये कोई, मैं सिर्फ ग्रामीण विभाग को इसमें दोष नहीं देना चाहूँगी, हमारे अर्बन में अर्बन करके भी हमारे यहाँ कई सारे लोगों की सोच ये रहती है कि बेटियों को पढ़ाकर हम क्या कर लेंगे, आखिर में तो इन्हें शादी करनी है। और इस सोच की वजह से, और ये माना जाता है कि विकलांग महिलाएं शादी नहीं कर पाएंगी जी, तो उस हिसाब से ये बन जाती है बोझ समाज के नजरिए में। और ये जो समाज का नजरिया है वो सबसे बड़ी समस्या है। मुझे नहीं लगता विकलांगता एक समस्या है जी। मुझे नहीं लगता किसी की भी, कोई भी विकलांग व्यक्ति की विकलांगता समस्या नहीं होती है। समाज की सोच, उनका दृष्टिकोण, उनकी जो उन्होंने धारणाएं बना कर रखी हैं विकलांगता के प्रति, महिलाओं के प्रति और विकलांग महिलाओं के प्रति विशेष रूप से, उस समस्या को तो हमें एक्चुअली जो
मैं जाकर जो ग्रामीण स्तर पर भी देखती हूँ या कहीं पर भी विकलांग महिलाओं की समस्या में, वो बहुत सारे, मतलब मैं इश्यूज पे एक एक नहीं जाऊंगी जी जी, पर हमारी मेन मुद्दा ये है कि हमें सोच परिवर्तित करनी जी, हमें उनके प्रति और संवेदनशील होने की ज़रूरत है, हमें खुद को एडुकेट करने की जरूरत है। आई थिंक पहला कदम वहाँ से, हम हमेशा कहते हैं कि विकलांग व्यक्ति कुछ करके नहीं दिखाते, या कई बार लोग कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, समाज में कहाँ है। जी जी, पर समाज में हमें दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हम खुद को उनके बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में या कुछ भी बताकर सीखना, इंटरैक्शन करना, इंटीग्रेट करना, ये हम पहल नहीं उठाते एज अ, मतलब समाज के तौर पर मैं कह रही जी हूँ। जी। अपूर्व जी, जब हम बात करते हैं दिव्यांगता की या विकलांगता की, हमारे समाज की एक सोच है, हम सोशल टैबू पे भी बातचीत कर रहे थे अभी, वो दौर जब आप इस मनस्थिति से गुजर रहे थे, जब आपके भीतर शारीरिक परिवर्तन आ रहा था और आप दृष्टि की समस्या से आप जूझ रहे थे, क्या कुछ महसूस हो रहा था उस दौर में? क्या आपको लगा कि आप स्वयं को अलग कहलाना कैसा महसूस कर रहे होंगे जब लोग आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते होंगे, सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग देख रहे होंगे, स्कूल में, घर में, परिवार में, वो मनस्थिति कैसी थी और आप उससे उभरे कैसे? थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरी जो समस्या है, डायग्नोसिस जो है मेरा, वो मैं करीब 7 साल का था उस टाइम पे हुआ। ऐसी उम्र में बहुत समझ नहीं होती है जी। और ये चाहे शायद कुछ एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। हाँ, पर एक छोटे बच्चे के रूप में आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो बड़े हैं, चाहे वो टीचर्स हों, फैमिली में कोई हो, वो और बच्चों से जैसे पेश आ रहे हैं, शायद आपसे थोड़ा बहुत अलग आ रहे हैं, या फिर और बच्चे जो हैं वो आपस में जैसे पेश आ रहे हैं उससे आपके साथ थोड़ा अलग पेश आ रहे हैं। और तो ये समझने में और ये इस बात को लेकर आगे चलने में थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती है। पर ये बात इसके साथ ये भी है कि जब थोड़ी आपकी समझ ज़्यादा आती है तो आप समझते हैं कि कई डिफ़िकल्टीज इसके लिए आती हैं कि जैसे आप में आपके साथ बदलाव हो रहे हैं और आप इसको समझ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स से काफ़ी मुझको सपोर्ट मिला है इसको सही तरीके से प्रोसेस करने में। ये सारे जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशील बोलते हैं या अवेयरनेस बोलते हैं, ये शायद बाकी लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि उनके साथ भी हो। शायद अगर ये होता तो अनुभव जैसे जो मुझे अनुभव आए हैं और मेरे तरह और लोगों को भी अनुभव आए होंगे, उसमें काफ़ी बदलाव हो जाता। इसके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे जो विकलांगता है, वो जो पॉपुलर मीडिया है या फिर पॉपुलर डिस्कोर्स है, उसमें इतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम्स में उसका इंक्लूजन नहीं होता है, उसके बारे में बात कम की जाती है। अलग अलग आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो उस जो इंक्लूजन की तरफ जो सोच है वो आपको हर जगह पे मिसिंग दिखती है। चाहे वो रेलवे स्टेशन में जाने के लिए एक मिसिंग रैम्प के तौर पे देखा जाए, या फिर जो अनाउंसमेंट होती है वो खाली डिस्प्ले बोर्ड पे की जाती है, जो कोई भी स्टेटस है वो डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाया जाता है। या फिर कोई ऐसा जैसे कोविड के टाइम पे भी जो काफ़ी सारे सूचनाएं दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो टीवी पे दी गई थी, जिसमें जो लोग ठीक से सुन नहीं सकते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनके लिए ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं थी। तो अलग अलग तौर पे कहीं ना कहीं हम इसको हम इस समाज को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका अभाव है। और अगर वो ना हो तो सिचुएशन बहुत अलग हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित इस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, जो खास व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं। अपूर्व जी, आप जैसे युवा जब देश में कुछ अलग कर गुजरते हैं, तमाम बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के जब आप सक्षम होते हैं और स्वयं को खड़ा करते हैं, तो देश, समाज और राष्ट्र ये अपेक्षा करता है कि आप जैसे तमाम दूसरे युवाओं के लिए कुछ करें। क्या कुछ ये अपेक्षा की जाए? भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या कुछ हमारे देश में ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां आपकी ज़्यादा ज़रूरत है? आप रिसर्च से जुड़े हैं, पब्लिकेशन से जुड़े हैं, आप OMI फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाले वर्षों में भी आपका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, योगदान रहेगा।
क्या हम ये अपेक्षा करें कि वैसे लोग जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और जो बहुत मुश्किल हालातों में दृष्टिबाधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तक शिक्षा पहुंचे, उन तक सामान्य और मौलिक सुविधाएं पहुंचें और वो पढ़ लिख के एक सक्षम देश के लिए सक्षम योगदान दे सकें? आप जैसे युवा से क्या अपेक्षा है और क्या कुछ योजनाएं हैं, कुछ भविष्य की योजनाएं हैं तो बताएं। थैंक यू सो मच। मेरा काम मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी में रहा है जी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे जी। क्या होता है कि जब आप एक डिसेबल्ड व्यक्ति के तौर पे बड़े होते हैं जी। तो कई सारी आपके सोशल इंटरैक्शंस में, एजुकेशन में, वर्क में समस्या आती हैं। मैंने ये हमेशा अनुभव किया था कि ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी जो है ये एक बॉटल नेक या रोड ब्लॉक बन जाती है। इसका मतलब ये एक हर्डल हो जाती है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई सोचता है कि मेरे बच्चे को एक स्कूल में दाखिल किया जाए जी। तो ये सोचता है कि अच्छा कौन सा स्कूल सबसे बेहतरीन है। हमें ये सोचना पड़ा था अच्छा कौन सा स्कूल मेरे बच्चे को एडमिशन देना चाहेगा, प्लस क्या वो स्कूल हमारे घर से पास है, क्या जाने आने की सुविधा है, क्योंकि जैसे और बच्चे जो हैं वो शायद चल के साइकिल करके जा पाएँ, हमारा बच्चा नहीं जा पाएगा। जब मैं आगे मेरी पढ़ाई पूरी की, मैंने जब जॉब वगैरह ढूंढना चालू किया, कई कंपनी के साथ मैंने इंटरव्यू किया और मैंने देखा कि हर जगह पे जो पढ़ाई मैंने की है, जो मेरे अनुभव हैं पहले के, उसके ऊपर कम जो सवाल है वो पूछे गए और ये पूछा गया। जैसे मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की और मैं आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू करा था, कई मल्टीनेशनल के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया और मुझको पूछा ये जाता था कि अकाउंटिंग वगैरह तो ठीक है, तुम्हारी जो पढ़ाई का परफॉर्मेंस है वो देख के हम समझ गए कि ये तुम कर लोगे, पर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, आप उधर तक पहुंचेंगे कैसे, आप ट्रैवल कैसे करेंगे, है ना। और ये सब जो बातें हैं वो मेरे मन में घर करी और मैं खुद इसी के लिए जो ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए काम कर रहा हूँ।